माँ, माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। सुबह से तुमने खाने को कुछ भी नहीं दिया है। हाँ माँ, जब पिताजी थे तो रोज हम कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाया करते थे। जलेबी, समोसे, कचौरी। लेकिन अब तो ढंग से एक रोटी भी नहीं मिलती। बच्चों, तब तुम्हारे पिताजी थे, लेकिन अब वो नहीं है। तुम लोग जानते हो ना, घर में राशन खत्म हो गया है। किराने वाले को जब तक मैं पुराने उधार चुका ना दूं, तब तक वो मुझे राशन नहीं देंगे। मुझे नहीं पता, मुझे खाना खाने के लिए चाहिए। भूखे पेट मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दामिनी से अपने दोनों बच्चों की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। दामिनी का पति आकाश एक फौजी था जो देश की रक्षा करते हुए जंग में शहीद हो गया। पति की मौत के बाद दामिनी और दामिनी के दोनों बच्चे साक्षी और सक्षम की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। आकाश के जाने के बाद दामिनी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अपने बच्चों की बात सुनकर दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वो पल याद आते हैं जब उसके पूरे परिवार में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। मैं आ गया बच्चों, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ। आप आ गए? कैसे हैं आप? मैं ठीक माँ, हूँ। माँ मुझे कितना भूख समय हो लग गया रही है, तुम लोगों कुछ से मिले खाने हुए। को दो ना। लेकिन मैं सुबह से इसमें कर तुमने ही क्या खाने को सकता कुछ था। भी नहीं देश दिया को है। मेरी जरूरत है। मैं जानती हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं इतनी बहादुर फौजी की पत्नी हूँ। दामिनी इन सारी बातों को याद करते हुए रोने लगती है कि तभी उसे ख्याल आता है कि उसके बच्चे भूखे हैं। इसलिए दामिनी अपनी आंसू पोंछकर बाहर खाने की तलाश में जाती है। हे भगवान, कितनी बेशरम औरत है ये। इतनी बार बेइज्जती करी है, लेकिन दोबारा भीख मांगने आ गई। कितनी बार कहा है तुझे कि दुकान पर तभी आना जब पुराना उधार चुका दो, लेकिन नहीं। ये कोई सरकारी किराने की दुकान नहीं है कि जब चाहो उठकर फ्री में राशन ले जाओ। यहाँ राशन लेने के लिए पैसे लगते हैं, समझी? भाई साहब, आप जानते हैं ना कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। मेरे पति के जाने के बाद घर में पैसों की काफ़ी परेशानियां आ गई है। मैंने कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। मेरे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। भगवान के लिए मेरे बच्चे पर रहम कीजिए। यहाँ से 2 मिनट में दफा नहीं हुई तो धक्के मार के सबके सामने तुझे यहाँ से निकालूंगा। चल भाग यहाँ से। और आइंदा बिना पैसों के मेरे दुकान के आसपास भी कहीं नजर आई तो देख लियो। किराने वाले की बात सुनकर दामिनी रोते हुए वहां से चली जाती है। दामिनी को वो पल याद आता है जब दामिनी का पति आकाश जिंदा था। पूरा गांव उनकी कितनी इज्जत किया करता था। वो पुरानी बातों को सोचकर दामिनी रोते हुए घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में दामिनी देखती है कि 15 अगस्त आने की तैयारियां चल रही है, जिस वजह से लोग गरीबों को खाने पीने की चीजें बांट रहे हैं। ये सब देखकर दामिनी जल्दी से वहां जाती है और कुछ खाने पीने की चीजें अपने बच्चों के लिए लेकर घर आ जाती है। माँ, तुम ये खाने पीने की इतनी सारी चीजें कहाँ से लेकर आई हो? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना? हाँ बेटा, लेकिन रास्ते में कुछ लोग 15 अगस्त के आने की तैयारियों में गरीबों को ये सारी चीजें बांट रहे थे, इसलिए मैंने भी इसे ले लिया। चलो अब जल्दी से खा लो। हाँ माँ, 15 अगस्त आने वाला है। हमारे स्कूल के टीचर भी बता रहे थे। माँ, जब पिताजी थे तो 15 अगस्त पर हमारे लिए रंग बिरंगे पतंगे लाया करते थे और साथ ही साथ हमारे लिए नए कपड़े भी लाते थे। पिताजी और हम मिलकर साथ में पतंग उड़ाते थे और कई सारे मिठाइयाँ भी खाते थे। काश पिताजी होते तो इस साल भी हम सब पतंग उड़ाते। माँ, 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए मेरे दोस्त रोज पतंग उड़ाते हैं। मेरा भी मन करता है पतंग उड़ाने का। मुझे भी पतंग लाकर दो ना। मैं भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पतंग उड़ाऊंगा। मैं इनके खाने का इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ, तो पतंग मैं कहाँ से लाऊंगी? भगवान, ये आप हमें कैसे दिन दिखा रहे हैं? तूने एक पल में हमारी सारी की सारी खुशियाँ छीन ली, मुझे विधवा कर दिया, मेरे बच्चों के सर पर से पिता का साया हटा दिया। सारा गांव हमसे नफरत करता है, कोई सीधे मुंह हमसे बात नहीं करता। मेरे बच्चे छोटे छोटे चीजों के लिए तरस रहे हैं। हे भगवान,
मैंने सुना था कि तेरे घर देर है अंधेर नहीं, तो फिर हमारी इतनी क्यों परीक्षा ले रहा है? इतना कहकर दामिनी फिर से पुरानी बातों को याद करने लगती है। दामिनी देखना, आज तो मैं ही सबकी पतंग काटूंगा। नहीं माँ, आज मैं सबकी पतंग काटूंगा। पापा, आप अपनी पतंग मुझसे बचा कर रखना, कहीं कट न जाए। अच्छा बेटा, अब देखो तुम, मैं कैसे तुम्हारी पतंग काटता हूँ। क्या आप भी ना बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं? दामिनी, तुम तो जानती हो ना, ये हरकत करने के लिए भी मुझे पूरा साल इंतजार करना पड़ता है। सिर्फ 1 महीने मिलता है मुझे तुम लोगों के साथ। मैं इस 1 महीने में पूरा 1 साल जीना चाहता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त के लिए हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है। जिस जिसको एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, वो बच्चे मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा दे। स्कूल टीचर विजय के कहने पर सारे क्लास के बच्चे अपना नाम लिखवा देते हैं, लेकिन साक्षी और सक्षम अपने सीट पर ही बैठे रहते हैं, जिसे देखकर विजय कहता है, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों वहां क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें स्कूल के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है? सर, हमें भी पार्टिसिपेट करना है, लेकिन हमारी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे दे सके। लेकिन बच्चों, तुम्हारे पिता तो एक फौजी है ना, तो तुम्हारे घर में परेशानी क्यों है? वो हमारे पिताजी जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। पिताजी के जाने के बाद हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम कई दिनों तक भूखे ही सोते हैं। विजय को साक्षी और सक्षम की बात सुनकर काफी बुरा लगता है, इसलिए वो सारी चीजों का पता लगाने साक्षी के घर जाता है, जहां वो दामिनी से मिलता है। अरे सर, आप यहाँ? अगर आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेते। कोई बात नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपके पति आकाश एक फौजी थे। साक्षी और सक्षम ने मुझे बताया कि वो जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। आप एक शहीद फौजी की पत्नी हैं, तो गांव में तो सब आपकी बहुत इज्जत करते होंगे। लेकिन आपके ऐसे हालात क्यों हैं? आपके बच्चे को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। विजय की बात सुनकर दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो विजय को सारी बातें बता देती है कि आकाश के शहीद होने के बाद गांव में उनसे कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। वो सारी परेशानी विजय को बताने लगती है, जिसे सुनकर विजय की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। विजय बाजार जाकर साक्षी और सक्षम के लिए कई सारे नए कपड़े, मिठाइयाँ और 15 अगस्त में उड़ाने के लिए पतंग लाता है, जिसे देखकर साक्षी और सक्षम बहुत खुश होते हैं। विजय को गांव वाले का बर्ताव दामिनी के परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए विजय पूरे गांव वाले को इकट्ठा करके कहता है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप एक शहीद फौजी की पत्नी और बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि फौजियों की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। इन फौजियों की वजह से हम लोग रात भर चैन की नींद सो पाते हैं, और इन्हीं फौजियों के परिवार के साथ आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आप लोगों को तो इनके परिवार की इज्जत करनी चाहिए। ये लोग अपने परिवार को छोड़कर बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान 24 घंटे दांव पर लगाकर हमारी रक्षा करते हैं, और आप इन्हीं के परिवार के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। विजय की बात सुनकर गांव वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले दामिनी से माफी मांगते हैं। विजय दामिनी को अपने स्कूल में ही एक टीचर की जॉब दिलवा देता है, जिससे अब दामिनी के घर के हालात ठीक होने लगते हैं।